जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की शुरुआत कुछ दिन बाद होने वाली है और कई जगहों पर हमने देखा है कि नॉमिनेशन फॉर्म्स जो हैं कैंडिडेट्स की तरफ से जो हैं वो भरे जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम खिताए पीर पंजाल की बात करते हैं तो खिताए पीर पंजाल में इस वक्त सियासी माहौल क्या है। आज मेरे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल के एडिटर इन चीफ डॉक्टर जमूरत मुगल साहब। बहुत शुक्रिया द स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ने के लिए। जमूरत साहब, जानना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है इलेक्शंस को लेकर और ख़ास तौर पर खिताए पीर पंजाल जो कि अक्सर जिसके लिए माना जाता है कि यही जम्मू कश्मीर की सियासत को तय करता है, तो इस वक्त का सिनेरियो जो है खिताए पीर पंजाल का क्या है, उस पर थोड़ी सी जो है रोशनी डालें आप। बहुत शुक्रिया आपका। स्ट्रेट लाइन जो है ये हम ये समझते हैं, मैं नहीं बल्कि पूरा पीर पंजाल ये समझता है कि स्ट्रेट लाइन हमारा अपना है और अब एक और वजह उसके अपने होने की हो गई है कि आप इसमें हैं। तो वो शहरियार का एक शेर है कि स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। खित्ता पीर पंजाल की स्याह रात जो है वो 75 साल से हमारे ऊपर हावी है, तारी है और ये ऐसा वक्त है कि इस वक्त में बहुत सारे फैसले लिए जाने हैं, लोगों को फैसले लेने चाहिए। इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल जिस हवाले से आप पूछ रहे हैं, तो इस वक्त पूरे पीर पंजाल में एक तरफ इंडिया अलायंस है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। पीडीपी यहाँ पर कमज़ोर है राजौरी पुंछ में। उसकी वजह आपको पता ही है कि तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। तो फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है, सामने भारतीय जनता पार्टी है। तो मुकाबला पीर पंजाल में इन्हीं के बीच में होना है। तो अब यह है कि थोड़ी एक नई जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है वो ये है कि आपने देखा होगा कि नौजवान चेहरे सामने आ रहे हैं और अच्छी बात यह है कि वो नौजवान चेहरे अच्छे भी हैं। तो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की परेशानियां दुख सुख में शरीक होते हैं। तो ये अच्छी बात है खित्ता पीर पंजाल के लिए। दूसरी एक अहम डेवलपमेंट आपको पता है यहाँ पे ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को दो बहुत ही अहम लोगों ने ज्वाइन किया है, एक चौधरी गनी पुंछ से और बुद्धल से जुल्फकार चौधरी। और भारतीय जनता पार्टी के हवाले से ये भी कहा जाता था कि पहाड़ियों को चूँकि रिजर्वेशन मिली है तो गुज्जर कबीला जो है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत है उनके जहन में ये भी रहा हो कि चूँकि गुज्जर कबीला हमसे नाराज़ है तो उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए। तो दो टिकटें जो हैं वो उन्होंने मैंडेट ज्वाइन की, एक हफ्ते के अंदर उनको मैंडेट भी मिल गया। कोई ये नहीं है कि जुल्फ़कार साहब या गनी साहब पुराने हैं, भारतीय जनता पार्टी के नए हैं। तो अब मुकाबला यहाँ पर इन्हीं दोनों के बीच में मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे आगे जो दिन गुजरेंगे तो पता चलेगा कि कौन किस पर भारी है। अलायंस का मामला ये है कि अलायंस चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में है, तो इस वक्त अलायंस हमारे सामने जो आ रहा है उसमें ये लगता है कि अलायंस एक दूसरे का साथ दे रहा है। अलायंस की आप बात कर रहे हैं, अलायंस जब हुआ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, तो इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें हम या कांग्रेस की बात करें तो उनके जो लॉयलिस्ट वर्कर्स थे जिनको मैंडेट नहीं मिला वो भी बटे हुए कहीं ना कहीं दिखाई दिए और बहुत सारे जगहों पर हमने देखा कि वही लॉयलिस्ट वर्कर जो कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे आज वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में पार्टीज़ को किस तरीके का नुकसानात जो है वो उठाने पड़ेंगे या इस इलेक्शन में वो गेम चेंजर का काम कर सकते हैं? मुझे जैसे आपने कहा ना लॉयलिस्ट वर्कर्स, जैसे सुरनकोट से अकरम चौधरी हैं, तो उन्होंने तो मुझे लगता है हाल ही में लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। वो 2-3 पार्टियां पहले छोड़ चुके हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है जो उनका इस मतलब वो मजबूत आदमी हैं लेकिन उनका अपना वोट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप राजौरी चले जाएंगे तो राजौरी में मुजफ्फर इकबाल खान साहब, उनके वालिद रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो खुद 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और एक नौकरी छोड़ी, अच्छी खासी बड़ी नौकरी, बड़ी कुर्बानी है उनकी। तो उनके साथ अच्छा फिर जब मियां अल्ताफ़ साहब का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने बहुत मेहनत की, उसमें कैंपेन की और जगह जगह जाके कैंपेन की। तो उससे मुझे लगता है कि उस सीट पर कुछ नुकसान हो सकता है बहसीत नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने अलग होकर अब इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में फिर इंडिया अलायंस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी करेंगे ना तो उसमें ज़्यादा दरार है।
अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप सुरनकोट देखें तो दो बड़े लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, पहाड़ियों के दोनों बड़े चेहरे हैं दोनों मैदान में, सैयद मुश्ताक बुखारी और सोहेल मलिक। अब अगर आप भारतीय जनता पार्टी को पुंछ, मेंढर और राजौरी में करेंगे, इनका मुवाजना करेंगे, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ तो नाराज़ हैं जो बाहर चले गए हैं, जैसे सोहेल मलिक खड़े हो गए, और उधर से वाजिद बशीर टिक्कू का भी हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन कुछ पार्टी के अंदर हैं जो पार्टी नहीं छोड़ी उन्होंने, लेकिन वो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। पुंछ में गनी चौधरी एक मजबूत आदमी है, उसके पास अपना तगड़ा वोट है, लेकिन गनी चौधरी साहब को टिकट देने का एक मकसद भारतीय जनता पार्टी का ये हो सकता है कि गनी चौधरी के पास अपना 20,000 वोट है और प्लस हमारा 8-10 हज़ार मिलेगा तो हम जीत जाएंगे। वैसे ही गनी चौधरी के जहन में भी ये रहा होगा कि 20,000 मेरा अपना वोट है, 10 इधर से मिलेगा तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन गनी चौधरी की टिकट अनाउंस होती है तो गनी चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जो कई सालों से हैं, 5 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल से, वो गनी साहब के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। फॉर्मर एमएलसी शहनाज गनई कहीं नहीं दिखी हैं। चिश्ती साहब जो पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, वो कहीं, जिन्होंने डीडीसी का इलेक्शन लड़ा, गनी चौधरी से हारे भी, वो भी कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जैसे आपने इंडिया अलायंस का पूछा ना कि ये लॉयलिस्ट वर्कर जो हैं ये नाराज़ हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है, उससे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। अभी कल रात को आपने देखा कि विबोध गुप्ता जी को आपने राजौरी की टिकट दे दी, वहाँ चौधरी तालब सबसे मजबूत शख्स है। चौधरी तालब का असर सिर्फ वहाँ नहीं है, अब देखिएगा इलेक्शन में चौधरी तालब थन्ना मंडी में भी इनको नुकसान करेंगे। इस उम्र में मुझे लगता है कि तालब साहब का ये आखिरी इलेक्शन होता, उनके साथ बीजेपी ने ज्यादती की। अब राजौरी में अगर तालिब साहब बगावत करते हैं अंदर रह के या बाहर, तो नुकसान होगा बीजेपी को, और वो नुकसान सिर्फ राजौरी में नहीं है, वो थन्ना मंडी में भी है। ऐसा ही मुझे इस तरफ भी लग रहा है कि पार्टी से जो नाराज बाहर हैं, सोहेल मलिक वो तो है ही है ना, लेकिन जो पार्टी के अंदर हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि सैयद मुश्ताक बुखारी जीते, वो भी नहीं चाहते हैं कि गनी चौधरी जीते, वो भी नहीं चाहते हैं कि एडवोकेट मुर्तज़ा खान जीते। तो इससे भारतीय जनता पार्टी अगले 20 दिन में कैसे निपटेगी, बाहर कैसे आएगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। और दूसरी तरफ अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो कैडर है ना, जैसे अकरम चौधरी सुरनकोट से बाहर हुए, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर था वो वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है और वो शाहनवाज चौधरी की कैंपेन कर रहा है। तो उधर उतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्शन में उठाना पड़ सकता है, अगर वो भर वक्त कुछ ऐसा नहीं करते हैं कि जो रूट के बाहर गए उनको मनाएं, उससे ज़्यादा जो अंदर रूठे हुए हैं उनको मनाना उनके लिए एक चैलेंज होगा। जी, मेंढर में भी हमने कल एक डेवलपमेंट देखी जिसमें पीडीपी का जो मैंडेट जिस कैंडिडेट को दिया गया था वो वापस लेकर दूसरे कैंडिडेट को दे दिया गया। शायद समझा जा रहा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है पीडीपी की तरफ से, तो इसकी वजह से क्या पीडीपी पर कोई असर पड़ सकता है मेंढर के अंदर? देखिए, पीडीपी को अगर राजौरी पुंछ पूरे में देखें ना, यही एक सीट है जो पीडीपी निकाल सकती है या जहां मुकाबले में है। अगर आप थन्ना मंडी चले जाएंगे, माफ़ करिएगा, थन्ना मंडी चले जाएंगे तो वहाँ भी अगर 3 पहाड़ी खड़े होते हैं तो एक तरफ कमर साहब आते हैं तो मुकाबला है, लेकिन यहाँ बड़ा सख्त मुकाबला देखा जा रहा था। तो ये तो कमाल है ना पीडीपी का, कि ये तो ऐसा हुआ ना कि किसी बच्चे को आपने चॉकलेट दिया, दूसरे बच्चे ने देख लिया तो दूसरा रोने लगा, तो आपने पहले वाले से चॉकलेट लेके उसको दे दिया। एक तारीखी मतलब तारीख रकम हुई है, मतलब ये तारीख रकम हुई है, या मतलब इसको आप ऐसे, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ, कुछ और सोचूं, मतलब आप ये तारीख रकम क्या करें। इसमें तो ये लगता है कि बड़े नादान सी पार्टी है कि आपने एक मजबूत कैंडिडेट को पहले टिकट दी और फिर आपने उससे टिकट वापस ले ली। तो अब आप ये बताएं कि वो जिस बच्चे से चॉकलेट आपने वापस ले ली है ना, तो वो बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे को तो नहीं खाने देगा। इसका नुकसान यकीनन आप देखिएगा। अगर आप पहले ही दे देते ना नदीम खान को टिकट, हालांकि वो एक बड़ा ख़ानदान है, वो उनके वालिद डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका बड़ा असर है वहाँ, वोट है, लेकिन टिकट पहले मिल जाती। आपने टिकट दे दी मारूफ साहब को और वो नाराज़ हुए, वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने कहा देखें जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, इमोशनल कार्ड खेलने की उन्होंने कोशिश की, लोग जुड़ना भी शुरू हुए। अब आपने उनको टिकट दे दी, अब इमोशनल कार्ड खेलना है मारूफ साहब ने, वो इमोशनल कार्ड से जो लोग आपके साथ जुड़े थे वो भी आपसे नाराज़ होंगे। तो पीडीपी को मुझे लगता है वहाँ पे नुकसान होगा। और जो मुकाबला मेंढर में पीडीपी वर्सेस एनसी देखा जा रहा था, अब एनसी वर्सेस कुछ और हो सकता है। अच्छा। हाँ,
अच्छा, पुंछ राजौरी में हम देखा जिस तरीके से लोकसभा इंतखाबात में भी हमने देखा रिलीजियस कार्ड जो है वो खेला गया, और उसके साथ ही कास्ट पॉलिटिक्स तो पुंछ राजौरी में तो अक्सर होती है, ये नहीं ख़त्म होती। तो अब क्या लगता है कि इस बार का जो सिनेरियो है इसमें अलायंस भी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट्स को जिस तरीके से मैंडेट दिया है, 2 दिन पहले ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को और कैंडिडेट भी मिल गया, तो किस तरीके का आपका सिनेरियो इस टाइम आपको लग रहा है कि जम्मू खास तौर पर पुंछ राजौरी में इस बार कौन सा कार्ड जो है वो खेला जाएगा जिससे असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस को या अलायंस को पूरे को फायदा हो? देखिए, राजौरी पुंछ की अगर आप बात करें ना, ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, चूँकि आप भी यहीं के हैं तो आप जानते हैं कास्ट पॉलिटिक्स तो है, लेकिन मैं इलेक्शन के दिनों में किसी अपने गुज्जर बकरवाल दोस्त के कहने पर वोट नहीं करूँगा, मैं किसी पहाड़ी कैंडिडेट को करूँगा, मेरा गुज्जर दोस्त किसी गुज्जर को कर देगा। ये है 10-15 दिन का खेल, इसके बाद फिर हम इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो आपने दूसरी तरफ इशारा किया ना, जो रिलीजियस मामलात हैं, यहाँ हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आपको झूठी हदीसें सुनाते हैं, झूठे कहानियाँ किससे सुनाते हैं। हमने ये भी देखा कि किसी को, माफ़ करे अल्लाह, पता नहीं ये जुमला बोलना भी चाहिए कि नहीं, किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं इलेक्शन से पहले, और किसी को कोई हमारे बुज़ुर्ग ख्वाब में आते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी आते हैं, फलां आते हैं, वो ख्वाब में आके उनसे कहते हैं कि मैंने हाथ पकड़ लिया है, अब तू पार है। अच्छा, उसके बाद जब इलेक्शन हो जाता है, काउंटिंग हो जाती है, पता चलता है कि जिसका हाथ पकड़ के पार लगाने की कोशिश की थी वो 5वें-6ठे नंबर पे है ही नहीं। पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहाँ पर मियाँ साहब बड़ी तादाद में वोट लिए, यहाँ से भी और उधर से भी। उसको आप इसके साथ जोड़कर इसलिए नहीं देख सकते कि मियाँ साहब की शख्सियत, ये अलग बात है कि वो एक रूहानी शख्सियत है, उस दरबार से जुड़े हुए लोग बहुत हैं और बहुत अकीदत है लोगों को, लेकिन साथ ही साथ मियाँ साहब की ये ख़ानदान की ये चौथी पीढ़ी है जो सियासत में आई है, मियाँ मेहर अली। मेहर अली को माइनस करें आप, इसको तो अभी नहीं गिनना है, बाद में देखेंगे। इससे अगर आप पीछे चले जाएं तो आप उस ख़ानदान के ऊपर सियासी तौर पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकते। रूहानी तो है ही है, लेकिन सियासी भी उनके फैसले बर वक्त रहे हैं, ठीक रहे हैं, सियासी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की उन्होंने कोशिश नहीं की है। तो वहाँ पीरी मुरीदी भी थी और वहाँ सियासत भी थी, दोनों चीज़ें थी। लेकिन कुछ लोग यकीनन राजौरी पुंछ में ये कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि मज़हब के नाम पे वोट मिले, बरादरी के नाम पे तो है ही, आपने कहा मज़हब के नाम पे वोट मिलने का नुकसान क्या होता है। मज़हब के नाम पे आपने एक मुल्क बनाया, उस मुल्क के 2 टुकड़े हुए और दोनों ममालिक का क्या हाल है ये आपके सामने है। अगर मज़हब के नाम पे बना हुआ मुल्क नहीं चल सकता तो मज़हब के नाम पे आपने यहाँ पे सरकारें भी बनाई हैं, ये जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे, तो मज़हब के नाम पे सरकार चल गई 10 साल, अब नहीं चल पा रही ना। तो मज़हब के नाम पे करने वाली चीज़ें जो हैं ये देर पा नहीं होती हैं। मैं गलत हो सकता हूँ इसमें, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। वोट में आप यहाँ काफ़ी दिन से हैं, आप सब लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने एक आपका इंटरव्यू देखा, आपने एक राजौरी पुंछ के किसी बड़े शख्स से पूछा कि भाई आपके इलाके का क्या हाल है, तो कोई जवाब नहीं था। कैसे जवाब हो जब आप यहाँ ये बैठ के ये कह रहे हैं ये सोफ़ा है, ये मोबाइल है, ये पेन है, तो अब मैं कैसे कहूँ कि ये पेन नहीं है। तो आपने ग्राउंड देखा ना, यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर आपको भी कोशिश करनी चाहिए, हमें भी, सबको, कि लोगों को एजुकेट और अवेयर करें कि भाई डेवलपमेंट के नाम पे वोट दो। पुंछ में हमें क्या क्या चाहिए, राजौरी में हमें क्या क्या चाहिए। अब हमारे यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर वोट हम देते नहीं हैं, उसके ऊपर सितम यह है कि कोई वोट मांगता भी नहीं है। अब हमने यहीं पे देखा कि एक एकलव्य मॉडल स्कूल आता है, वो आता है सोरनकोट के लिए। सोरनकोट के उस वक्त के एमएलए ये कहते हैं, वो वीडियो मौजूद है, मैं आपको भेज भी दूंगा, आप देखिएगा। सोरनकोट के एमएलए ये कहते हैं भरी महफिल में कि वो मैंने कहा कि हमारे पास जगह ही नहीं है। अब आप सोरनकोट की रहने वाली हैं, कल आपकी छोटी बहन, छोटा भाई, आपका कोई रिश्तेदार एकलव्य मॉडल स्कूल सोरनकोट के अंदर ही जाता। होना ये चाहिए था कि एमएलए मेंढर अपनी कोशिश करते, सोरनकोट अपनी करता, पुंछ अपनी करता, लेकिन हमारे एमएलए ने ये कहा कि हमारे पास जगह ही नहीं है। मैंने कह दिया हमारे पास जगह नहीं है, आप उधर बनाओ। ये हमारे सियासतदानों का हाल है। तो इस माहौल में एक उम्मीद की किरण ये है कि नौजवान सियासतदान आए हैं। आपने रात को देखा कि राजौरी से कांग्रेस ने बिल्कुल नौजवान से एक चेहरे को राजौरी से उसने टिकट दे दी, और आप देखिएगा
कि मुकाबला उसी का होगा जिसके साथ भी होना है, हालांकि वो नौजवान चेहरा है ना। ऐसे ही रात को ही आपने उसी लिस्ट में देखा शाहनवाज चौधरी का सुप्रीम कोर्ट से नाम है। तो नौजवान चेहरे हमने देखा ना डीडीसी के इलेक्शन में, आपने भी देखा ना डीडीसी बीडीसी में जो नौजवान चेहरे आए, हाँ नहीं उन्होंने काम भी किया ना, भी डिलीवर भी किया। मतलब आपने सोहेल मलिक को बनाया, सोहेल मलिक ने डिलीवर किया, आपने शाहनवाज चौधरी को बनाया, शाहनवाज चौधरी ने डिलीवर किया, रियाज बशीर नाज को यहाँ से बनाया, उसने डिलीवर किया। आप मेडर चले जाएं तो इमरान जफर को आपने बनाया, उसने डिलीवर किया। तो नौजवान चेहरे जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, और उम्मीदें हमें भी हैं और नौजवानों को भी हैं कि नौजवान फेसेस जो आए हैं उनको जो मौका मिला है थोड़ा बहुत उसमें काम किया है उन्होंने, जिसको मौका नहीं मिला है उसको मौका दें। अब आपने एक बार किसी को 2 बार 3 बार 4 बार आजमा लिया ना, अब 5वीं बार आजमाने से अच्छा है कि किसी नए चेहरे को आप सामने लाएं। और एक चीज़ और, मज़हब के नाम पे आपने बात की ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पर बात होनी चाहिए, वो है मोरूसी सियासत जो है हमारी, कि मेरे दादा जो हैं, हाँ वो मेरे दादा जो हैं वो MP थे, MLA थे या बड़े पीर साहब थे, और फिर चूँकि मैं उनका पोता हूँ तो अब मुझे वोट मिलने चाहिए। होना ये चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि कौन ऐसा शख्स है जो डेवलपमेंट कर सकता है, हमारी उम्मीदों पे हमारी रहनुमाई कर सकता है। तो अब मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे नए चेहरे आए हैं, यही लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर कोई किसी का दादा बहुत बड़ा आदमी था, किसी का बाप बहुत बड़ा आदमी था, अगर उसके पोते में या उसके बेटे में सलाहियत है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सलाहियत नहीं है, क्राइटेरिया सिर्फ आप ये रखें कि किसी का दादा बड़ा था, किसी का बाप बड़ा था, तो वो बात मुझे लगता है नहीं बनती। हमने अभी मैंडेट के बारे में बात की थी, तो उसमें मैंने अभी तक जितने इंटरव्यूज भी किए, मैंने हमेशा हर लीडर से ये पूछने की कोशिश की कि डायनास्ट पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि हम अगर अपने जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अक्सर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये ख़ानदानी एक सियासत जो है वो चला रही हैं, PDP भी है। लोकसभा इंतखाबात में हमने देखा कि वो लीडरान जो कि जिन पर अब लोग या यकीन नहीं करते हैं या अब नहीं चाहते कि ये हमारी रहनुमाई करें, उन्होंने ऐसा किया है कि अपने जो आगे औलादे हैं उनको मैदान में उतारा है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और वही सवाल जब मैं असेंबली इंतखाबात के लिए मैंने किया कि डायनास्ट पॉलिटिक्स को छोड़कर आप जो है वो चेहरे नए क्यों नहीं ला सकते, तो उस पर उनका कोई माकूल जवाब नहीं था। तो मैं ये आपसे जानने की कोशिश करती हूँ कि ये डायनास्ट पॉलिटिक्स जो है ये किस कदर नुकसान जो है वो पहुँचा रही है, और जो नौजवान चेहरे जो सही मायनों में रहनुमाई करना चाहते हैं अपने लोगों की, उनको सामने नहीं लाने की मतलब एक कोई मौका नहीं दे रहे हैं। असल में थोड़ा हमारा जहन जो है ना वो गुलाम जहन है, और हम उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें आने नहीं दिया जा रहा। मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ एक बात कहूँ, आप इल्तिजा मुफ्ती की बात करें, आप इल्तिजा मुफ्ती को उस क्राइटेरिया में नहीं रख सकते हैं ना। आप हैं, कल अल्लाह करे आपकी औलाद में से या मेरी औलाद में से कोई जर्नलिस्ट बने, तो वो ठीक है, बन सकता है, लेकिन वो किसी बुनियाद के ऊपर बनेगा। ऐसा नहीं है जो माइक आपने पकड़ा हुआ है कल आप अपनी छोटी बहन को दें, चूँकि वो आपकी बहन है, दूध भी वही पिया है, खून भी वही है, वो भी ऐसे ही माइक पकड़ के सवाल करे, नहीं ना हो सकता। यहाँ हम देखते हैं पब्लिक जज करती है, नहीं साइमा जो बोल रही है और जो उसकी बहन बोल रही है, या मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा बेटा या मेरा भाई बोल रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे ही पब्लिक को वहाँ भी देखना चाहिए। अगर इल्तिजा मुफ्ती सियासत में आती हैं, उमर अब्दुल्ला सियासत में है ना, मियाँ बशीर साहब के बाद मियाँ अल्ताफ़ साहब, हालांकि वो बहुत पुराने हैं, लेकिन ये लोग जब आते हैं तो अगर ये डिज़र्व करते हैं, और मुझे लगता है ये डिज़र्व करते हैं, इन्होंने डिलीवर किया है, आपको दिखाया है। एक आदमी जो है वो चीफ मिनिस्टर स्टेट का है और स्टेट चलाई है उसने, और एक लड़की जो है इतनी कम उम्री में जब उसकी मदर को हाउस अरेस्ट किया गया, और उसने कितनी जुर्रत के साथ नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के सामने अपनी बात रखी है ना, उसको आप उस क्राइटेरिया में नहीं रख सकते हैं। लेकिन बेशतर ऐसे हैं क्योंकि बाप MLA, अब बेटे ने MLA बनना है क्योंकि बाप MLA है। मैं सुबह एक इंटरव्यू सुन रहा था तो एक शख्स ने कहा जैसे बनिया का बेटा बनिया होता है, ऐसे ही MLA का बेटा MLA। तो इससे बहुत नुकसान है। आप अच्छे चेहरों को सामने नहीं लाना, मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन लेगेसी जो आप है ना वो आप चलाना चाहते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादा कसूर कौन है? देखें, मेरा बेटा है, मैं तो चाहूँगा ही, लेकिन वो बनना किसकी बुनियाद पे है? लोगों की। तो ये ख्याल लोगों को रखना है
कि भाई इससे ज़रा बाहर आइए, नए चेहरों को सामने लाइए। आप देखिए कि नए चेहरे डिलीवर करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर डिलीवर करते हैं तो फिर आप रखिए उनको, जिन्होंने डिलीवर किया है उनको दोबारा मौका दीजिए। ये क्या ज़रूरी है कि किसी का दादा अगर बहुत अच्छा सियासतदान था, उसका पोता भी बहुत अच्छा सियासतदान हो, ज़रूरी नहीं है। और अक्सर हमने नाकाम देखे हैं, तो इससे बहुत नुकसान होना है। और मैं आपका चैनल चूँकि बहुत ज़्यादा देखा जाता है, मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग यार इस बार ना एक बार डेवलपमेंट के नाम पे वोट दें। आप लोग वोट नहीं देते हो, फिर 5 साल हम लोगों को तंग करते हो क्योंकि एमएलए आपको नहीं मिलता। हमें आप कहते हो जी कि अस्पताल में फ़ोन करना जी, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है जी, स्कूल में टीचर नहीं है जी, नलके में पानी नहीं है जी, बल्ब में लाइट नहीं है जी, अब एक्सीएन को फ़ोन करो, सड़क पे ठेकेदार काम नहीं कर रहा है जी, है ना। तो इस वक्त जो आपको मौका मिला है, आप किसी अच्छे आदमी को चुने ना, ताकि फिर, क्योंकि हम आपकी परेशानी हल कर नहीं सकते, हम आपकी परेशानी पहुंचा सकते हैं कहीं पर। तो इस वक्त इनके पास, हम सब के पास ये मौका है, अच्छे चेहरों को जगह दें, नए चेहरों को जगह दें। और ये जो सियासत हम लोग के ख़ानदानी एक सियासत चली आ रही है, क्योंकि ये बादशाहों का ज़माना तो है नहीं ना कि बाप की जगह मसनद पे उनका बेटा बैठेगा, ऐसा है नहीं। हाँ, तो ये हिंदुस्तान है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। इस जमहूरियत ने जो सबसे कीमती तोहफ़ा हमें दिया है, वो तोहफ़ा है हमारे पास वोट। और इस वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अब काफ़ी लोग समझ गए हैं और समझ में आया है काफ़ी हद तक। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो सियासी हमारा मंजरनामा होगा वो पहले से बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल। मैं आखिरी बात करूंगी कि लोरन में मैं गई थी 2 दिन पहले, तो वहाँ पर मैंने लोगों से जानने की कोशिश की, मैंने रिएक्शन लेने की कोशिश की। एक बुज़ुर्ग मिले मुझे, मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे साथ बात करेंगी कि आप इस बार किन मुद्दों को लेकर जो है वोट कास्ट करेंगे। तो उनका कहना था कि अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें वोट हम देख लेंगे किसको करना है, लेकिन हमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। और जिस रास्ते से मैं गई हूँ, मैं आपको बताऊं कि मैं पहली बार वहाँ गई हूँ और मैं इतनी परेशान हुई हूँ। रोड कनेक्टिविटी, वहाँ पर पानी के भी मसाइल हैं बहुत सारे, बिजली नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो पुरानी सियासत को ही देख रहे हैं, पुराने चेहरों को ही देख रहे हैं, वो चेंज खुद नहीं चाहते हैं। तो मैं भी ये कहना चाहूँगी आम आवाम से कि इस बार का आपका जो वोट है वो तय करेगा कि आपके इलाके में किस तरीके की तरक्की होनी है, आपकी किस तरीके से तरक्की होनी है, या आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचना है, ये आपके हाथ में है। और सही जगह पर अंगूठा लगाकर इस चीज़ का फैसला भी आपने करना है। बहरहाल सियासी जो जमातें होती हैं वो अक्सर अपने दावे जो हैं वो करती रहती हैं, वो अक्सर खोखले भी जो है वो नज़र आते हैं। इस वक्त तो आपके दरवाजे पर जा रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन्स भी उनकी जानिब से चल रही है। लेकिन 8 अक्टूबर के लिए आपने क्या सोच के रखा है कि उस दिन जब नताइज आएंगे आपके हक में आएंगे, या उन सियासतदान के हक में जो एक बार आते हैं आपसे वोट लेकर फिर कभी अपनी जो सूरतें हैं वो नहीं दिखाते।